बेटा नेहा का ध्यान रखना, ये मेरी फूल जैसी बच्ची है, इसका दिल बहुत नाजुक है। बेटा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, वो तुमसे छोटी है लेकिन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाना। प्रियंका उम्मीद करती है कि मम्मी उससे भी कुछ कहेंगी, लेकिन मधुबाला चुप हो जाती है। कुछ ही पलों में उनका हाथ ढीला पड़ जाता है। मम्मी। मोहन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनके लिए मधुबाला पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन प्रियंका के दिल में कुछ टूट जाता है और एक नई भावना जन्म लेती है, नफरत। क्या मैं किसी के लिए कुछ नहीं थी? क्या मम्मी को मुझसे प्यार नहीं था? आखिरी समय में भी उन्हें सिर्फ नेहा की चिंता थी, मेरे लिए एक शब्द भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दिल में गुस्सा भर जाता है, और वही गुस्सा धीरे धीरे नेहा के लिए नफरत बन जाता है। कई साल बीत चुके होते हैं, घर का वही ड्राइंग रूम, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग है। टेबल पर मधुबाला की फोटो रखी होती है, सामने दिया जल रहा होता है। नेहा, प्रियंका और उज्जवल चुपचाप खड़े होते हैं। मम्मी आज भी आपकी बहुत याद आती है। काश आप हमारे साथ होती। सब कुछ अलग होता आप रहती तो। तभी पीछे से मोहन जी की सख्त आवाज आती है। ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? तीनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। और ये तस्वीर, मैंने तो इसे स्टोर रूम में रख दिया था, यहाँ कौन लाया इसे? पापा, ये हमारी माँ है, आप इनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इन्होंने हमें जन्म दिया है, ये हमारी माँ है। हाँ पापा, ऐसा मत कहिए। तुम तीनों चुप हो जाओ, तुम्हें मैंने पाला है, और वैसे भी ये औरत हमें छोड़कर भाग गई थी। वो गुस्से में फोटो उठाने लगते हैं। हटाओ ये सब बकवास यहाँ से। तीनों बच्चे चुप हो जाते हैं, आंखों में आंसू लिए, और धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन घर में हलचल होती है। प्रियंका बेटा, आज तेरे लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार होकर रहना। जी पापा। नेहा कमरे में प्रियंका को तैयार कर रही होती है। दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। देख नेहा, मैं इस घर से शादी करके निकल जाऊंगी, मुझे बहुत अमीर परिवार मिलेगा और तू इसी घर में तड़पती रहेगी। दीदी ये तो अच्छी बात है, आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी। नेहा बिना कुछ सोचे सच्चे दिल से खुश होती है। नीचे ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे होते हैं। राघव और उसके परिवार वाले सोफे पर बैठे होते हैं। नेहा जल्दी में बिना ज्यादा तैयार हुए चाय लेकर आती है। साधारण कपड़े में भी वो बहुत सुंदर लग रही होती है। ये लीजिए चाय। जैसे ही नेहा सामने आती है, सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पापा। राघव के पिता ध्यान से नेहा को देखते हैं। थोड़ी देर बाद प्रियंका भी तैयार होकर नीचे आती है, लेकिन मेहमानों का ध्यान अब भी नेहा पर ही होता है। भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। सच कहूं तो हमें नेहा बिटिया बहुत पसंद आई है। हम इस रिश्ते को नेहा के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अरे कोई बात नहीं जी, जिस भी लड़की की जल्दी शादी हो जाए वही अच्छा है मेरे लिए। तो मेरी तो दोनों बेटी एक ही समान है। उसी वक्त नेहा और राघव का रिश्ता पक्का हो जाता है। प्रियंका ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगती है। कपड़े, मेकअप, सामान सब इधर उधर फेंक देती है। सब इस नेहा से प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। वो जमीन पर बैठ जाती है। एक रिश्ता मेरे लिए आया था, उस लड़के को मैं पसंद करती थी, वो भी इसने मुझसे छीन लिया। उसके दिल में सालों से दबा गुस्सा अब और बढ़ जाता है और नेहा के लिए उसकी नफरत और गहरी हो जाती है। अगले दिन सुबह घर के अंदर अजीब सा तनाव भरा माहौल होता है। प्रियंका के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। नेहा चुपचाप अपने काम में लगी होती है। नेहा डरते हुए उसकी तरफ देखती है। जी दीदी, आज तो पूरा दिन बाहर खड़ी रही, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक मैं ना बोलूं घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। दीदी मैंने क्या किया? इतनी तेज धूप है, तूने क्या किया है? यही तो दिक्कत है, तू कुछ करती नहीं है, फिर भी सब कोई तुझसे प्यार करता है। प्रियंका की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। एक रिश्ता मेरे लिए आया था और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। दीदी मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर उन्हें मैं पसंद आ गई तो। चुप, ज्यादा जुबान मत चला, जा यहाँ से वरना भी थप्पड़ मार दूंगी। नेहा चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तेज धूप उसके पूरे शरीर को जला रही होती है। जमीन से गर्मी की लपटें उठ रही होती हैं। उसके पैरों में पहले से पड़े छाले फिर से दर्द देने लगते हैं। माथे से पसीना लगातार बह रहा होता है। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है? उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन धूप इतनी तेज होती है कि आंसू भी सूख जाते हैं। वो घंटों तक वहीं खड़ी रहती है, बिना पानी, बिना सहारे, सिर्फ दर्द और मजबूरी के साथ। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नेहा की शादी राघव से तय हो चुकी होती है। घर में हलचल होती है, लेकिन नेहा के दिल में खुशी से ज्यादा डर होता है। जब मेरा मायका ही इतना दर्द भरा था तो ससुराल कैसा होगा? ससुराल में तो वैसे भी लड़कियां परेशान रहती हैं।
शादी के बाद विदाई का समय आता है। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उनमें डर भी साफ दिखता है। दीदी खुश रहना। हाँ, तू रो मत। प्रियंका दूर खड़ी होती है, उसके चेहरे पर अब भी सख्ती होती है। नेहा ससुराल पहुंचती है। घर के बाहर रंगोली बनी होती है, दरवाजे पर फूलों की सजावट होती है। जैसे ही वो कार से उतरती है, कमला देवी आगे बढ़ती है। आओ बहू, घर में स्वागत है तुम्हारा। सास प्यार से आरती उतारती है और नेहा का गृह प्रवेश कराती है। बेटा अब ये घर भी तुम्हारा है, बिल्कुल अपने घर जैसा समझना। भाभी अब आप आई हो तो घर में रौनक आ गई है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। रात को नेहा अपने ससुराल के कमरे में खड़ी होती है। कमरा ठंडी हवा से भरा होता है, एसी चल रहा होता है, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे होते हैं और बिस्तर मुलायम मखमल जैसा सजा होता है। नेहा अभी भी अपने भारी लहंगे में होती है और धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रही होती है। अरे नेहा, तुम क्या लहंगे में ही सो जाओगी? जाकर नाइट सूट पहन लो। नाइट सूट? मेरे पास तो कोई नाइट सूट नहीं है। अच्छा रुको, आज मैं तुम्हें अपना नाइट सूट दे देता हूँ, लेकिन कल हम शॉपिंग पर जरूर चलेंगे। बिना नाइट सूट के सोने में क्या मजा आता है। राघव अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर नेहा को देता है। नेहा धीरे से उसे लेकर बदलने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो पहली बार खुद को हल्का और आरामदायक महसूस करती है। नेहा बिस्तर पर लेटती है, एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है, बिस्तर मुलायम होता है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गई हूँ। इतना सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। कहाँ मैं उस टूटे हुए कमरे में सोती थी और आज कहाँ आ गई हूँ। वो बिस्तर को हल्के से छूती है जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। राघव कुछ ही देर में सो जाता है, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और खुशी होती है। वो बार बार उठती है, कभी खिड़की के पास जाती है, बाहर की ठंडी रात को देखती है। क्या सच में ये सब मेरा है? वो फिर से बिस्तर पर लेटती है, फिर उठ जाती है, जैसे उस सुकून को महसूस करने का मन ही नहीं भर रहा हो। सुबह की हल्की धूप कमरे में आती है। नेहा की आंख खुलती है, उसके चेहरे पर सुकून साफ झलकता है। कैसी रही नींद? ससुराल का पहला दिन था, मन थोड़ा अजीब हो रहा था, लेकिन नींद बहुत अच्छी आई। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। अगले दिन सुबह नेहा रसोई में खड़ी होती है। गैस जल रही होती है और वो खाना बना रही होती है। गर्मी के कारण उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। तभी कमला देवी अंदर आती है। अरे बहू, इतनी गर्मी में तू अकेले काम क्यों कर रही है? मुझे आवाज लगा देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे तो आदत है काम करने की। अरे ऐसे कैसे, चल बाहर चल। कमला देवी उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाती है। जा थोड़ी हवा खाकर आ, ये सब्जी मैं काट देती हूँ। नेहा को बाहर बिठा देती है और खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है। नेहा बाहर बैठी होती है, ठंडी हवा में उसकी आंखों में हल्की सी चमक होती है और दिल में एक सुकून होता है। क्या सच में ये मेरा घर है? अगली सुबह घर में शांति होती है। राघव ऑफिस जा चुका होता है। घर पर सिर्फ कमला देवी, प्रीतम जी और नेहा होते हैं। बाहर तेज धूप पूरे आंगन को तपा रही होती है। मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, थोड़े कपड़े लेने हैं। ठीक है बेटा, चली जाना। मम्मी जी मयंक तो घर पर नहीं है, मैं अकेले ही पैदल चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे पैदल जाएगी इतनी गर्मी में? हाँ बेटा, बाहर लोग डिहाइड्रेशन से चक्कर खाकर गिर रहे हैं। कमला देवी तुरंत आवाज लगाती है। अरे सोनू, अंदर आ, जल्दी दीदी को लेकर जा। कुछ ही देर में गाड़ी आ जाती है। नेहा पहली बार एसी वाली गाड़ी में बैठती है। कहाँ मुझे पहले पैदल जाना पड़ता था और आज गाड़ी में। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों होती है। अगले दिन दोपहर को गर्मी अपने चरम पर होती है। नेहा रसोई में होती है और प्रीतम जी के लिए पानी लेकर जा रही होती है। अचानक उसकी चाल धीमी पड़ने लगती है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। चक्कर आ रहा है। तभी उसके हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और नेहा वहीं बीच रास्ते में गिर जाती है। ऊपर से राघव दौड़ता हुआ नीचे आता है। नेहा! वो तुरंत नेहा को उठाकर सोफे पर लेटा देता है। भाभी! देवर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। नेहा को होश आता है। क्या हुआ बेटा, तू अचानक कैसे गिर गई? कुछ नहीं मम्मी जी, गर्मी में मुझे थोड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, पहले भी हुआ है। बेटा तुझे काम का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। वो फोन मिलाते हैं। आज से घर में 3-4 नौकर लगेंगे। कुछ ही समय में घर में नौकर आ जाते हैं। आज से तू रसोई का कोई काम नहीं करेगी। हमें अपनी बहू को कोई दुख नहीं देना है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। ये लो ठंडा पानी। ये ठंडे फल खा लो बेटा। कुछ ही पलों में टेबल पर ठंडी चीजों की भरमार हो जाती है। बेटा ये सब खा ले, ताकत आएगी। मम्मी जी इतनी टेंशन की बात नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है मुझे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी कोई इतनी भी परवाह कर सकता है। यहाँ मेरी तबीयत भी किसी की जिम्मेदारी है।
दोपहर की गर्मी पूरे घर को तपाने लगती है, लेकिन ससुराल का माहौल अलग होता है। कुछ ही दिनों में प्रीतम जी ने एक और फैसला लेते हैं। रसोई में भी एसी लगवा दिया जाता है। मम्मी जी किचन में भी एसी? हाँ बेटा, तुझे गर्मी बहुत लगती है ना, इसीलिए सोचा यहाँ भी ठंडक होनी चाहिए। नेहा की आंखें भर आती हैं। ये लोग मेरी हर छोटी बात का कितना ध्यान रखते हैं। वहाँ तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था, दीदी हर वक्त मुझसे काम करवाती रहती थी। अगले दिन नेहा थोड़ी उदास होती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो कुछ सोच में डूबी हुई है। वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी कार्तिक धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाभी, आज आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे पकड़कर बाहर सोफे पर बिठा देता है। आज मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ बेटा करते, वैसे भी कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। आज तो छुट्टी है हमारी बहू की। नेहा हल्की सी मुस्कुराती है। उसे पहली बार लगता है कि वो इस घर में सच में खास है। रात को नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। मुझे तो गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। नेहा, तुम्हें भी गर्मी इतनी पसंद नहीं है ना? हाँ, मुझे तो ठंडी जगह बहुत पसंद है, जहाँ बर्फ पड़ती हो, जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं और बस मजा ही मजा हो। राघव उसे ध्यान से देख रहा होता है। अरे तो चलो कल ही मनाली चलते हैं। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इतना अचानक प्लान, मम्मी पापा क्या कहेंगे? मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बीवी का मन है तो हम जरूर जाएंगे। वैसे भी इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन नेहा और राघव मनाली पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की ठंडी हवाएं, पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। नेहा पहली बार बर्फ को छूती है। ये सच में बर्फ है? दोनों स्नो फाइट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अरे भाभी, मजे आ रहे हैं ना? हाँ भैया, आपको मिस कर रहे हैं। कमला और प्रीतम जी कार्तिक से फोन ले लेते हैं। बेटा खूब एंजॉय करना। और बेटा, पैसे कम पड़े तो बता देना, मैं और कर दूंगा। और हाँ, चाहे 1-2 दिन और रह लेना। पापा मम्मी, आप दोनों अपना ध्यान रखना और दवाई भी टाइम से लेना। राघव नेहा की ढेर सारी फोटो और वीडियोस बनाता है। अरे ये यादें जिंदगी भर चलेंगी। ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप है और सबसे बेस्ट ट्रिप अपने हस्बैंड के साथ। मेरे लिए भी ये सबसे यादगार ट्रिप है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन दोपहर को ड्राइंग रूम में ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा अपनी सास कमला देवी के साथ सोफे पर बैठी होती है। घर के नौकर जाकर अपने अपने कामों में लगे होते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई किचन में काम कर रहा होता है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें घर में आती हैं। चारों तरफ का सुकून और व्यवस्था देखकर उनके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। अरे कमला जी, बहू से थोड़ा बहुत काम तो करवा लिया करो, आपने तो हर काम के लिए नौकर लगा रखे हैं। नहीं बहन जी, मेरी बहू को गर्मी से थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैंने हर काम के लिए नौकर रखे हैं। अरे ऐसा क्या, आपकी बहू को स्पेशल गर्मी लगती है क्या? सारी दुनिया को गर्मी लगती है, लेकिन ये सब काम करते हैं। नेहा थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन चुप रहती है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी बहू को कैसे भी रखूं? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। और इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आजकल के जमाने में इतनी ख्याल रखने वाली सास कहाँ मिलती है? हाँ, कुछ कुछ औरतें होती हैं जिनमें अकल होती है और जो पढ़ी लिखी होती हैं। औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उनकी बोलती बंद हो जाती है। शर्मिंदा होकर सब वहां से उठकर चली जाती हैं। औरतों के जाने के बाद नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी, आज तक मुझे इतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। नेहा भावुक होकर उनकी तरफ देखती है और उनके गले लग जाती है। अगले दिन रात को नेहा और राघव कमरे में बैठे होते हैं। राघव, मुझे अपने घर की याद आ रही है, क्या मैं थोड़े दिन वहां रहकर आ जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, तुम चली जाओ। अगले दिन नेहा अपने सास ससुर को बताती है। पापा मम्मी, मैं आज घर जा रही हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ। जितना मन करे रह कर आना। राघव खुद नेहा को गाड़ी में बिठाकर मायके छोड़ने जाता है। जैसे ही नेहा अपने मायके पहुंचती है, दरवाजा खुलते ही उज्जवल दौड़ कर आता है। अरे मेरी प्यारी दीदी आ गई। वो नेहा को गले लगा लेता है। अरे मेरी बेटी आ गई, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बैठ जाती है। दूर खड़ी प्रियंका सब देख रही होती है। उसका चेहरा गुस्से और जलन से भरा होता है। उसकी स्किन भी अब खराब हो चुकी होती है। चेहरे पर दाने और थकान साफ नजर आती है। आ गई फिर से हमारे घर का नाश करने? नहीं दीदी, मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था आप सबसे मिलने का। नेहा की आवाज में सच्चाई होती है, लेकिन प्रियंका के दिल में अभी भी वही पुरानी नफरत जल रही होती है। नेहा अपने मायके में 3-4 दिन के लिए रहने आई होती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पुराना माहौल लौटने लगता है। प्रियंका के चेहरे पर फिर से जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर राघव से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ राघव, यहाँ सब ठीक है। तभी प्रियंका गुस्से में आती है और कमरे का पंखा और लाइट बंद कर देती है। यहाँ तुम्हारा पति नहीं आता है बिल भरने के लिए? अगर बात करनी है तो कहीं और जाकर करो।
नेहा चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती, बस फोन काट देती है। अगले ही पल प्रियंका उसे फिर से काम में लगा देती है। चल झाड़ू लगा और फिर किचन भी साफ कर और खाना बना। दीदी, अब ये किसी और के घर की बहू है, ये यहाँ आराम करने आई है, आपका काम करने नहीं। तू चुप रह, थोड़ा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। एक दिन नेहा झाड़ू लगा रही होती है। प्रियंका चुपके से फर्श पर गरम गरम पानी बिखेर देती है। नेहा अनजान होकर पोछा लगाने लगती है। जैसे ही उसका हाथ फर्श पर पड़ता है, आह! उसका हाथ जल जाता है। दीदी! वो गुस्से में प्रियंका की तरफ देखता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? बहुत टॉर्चर कर लिया आपने, अब और नहीं। तो हट यहाँ से, आज मैं इसे बताऊंगी। वो डंडा उठाकर नेहा की तरफ बढ़ती है। इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हुई है। तभी मोहन जी वहां आ जाते हैं। बेटा तू ये क्या कर रही है? वो तेरी छोटी बहन है। हाँ, मैं मारूंगी इसे। पापा, इसे जो करना है करने दो, मैं अभी जीजू को फोन करता हूँ। वो तुरंत राघव को फोन करता है। थोड़ी देर बाद राघव अपने परिवार के साथ घर पहुंचता है। क्या हुआ उज्जवल, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जीजू, दीदी नेहा पर बहुत अत्याचार करती हैं। आज तो इन्हें मारने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। राघव का चेहरा गुस्से से भर जाता है। मैं आपको बड़ी दीदी समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप नेहा के साथ इतना गलत करती हो। नेहा चुपचाप खड़ी रहती है, आंखों में आंसू लिए। अगर आज उज्जवल फोन नहीं करता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि यहाँ इसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूं? इसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। जिस दिन से मेरी लाइफ में आई है, सब लोग इससे ही प्यार करने लगे। माँ, भाई, पापा, यहाँ तक कि मेरी शादी भी तुमसे हो सकती थी, लेकिन तुम्हें भी इसने मुझसे छीन लिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दीदी, माँ का नाम मत लीजिए। वो मेरी वजह से घर नहीं छोड़कर गई थी। उस वक्त पापा का व्यवहार बहुत बुरा था। मोहन जी सिर झुका लेते हैं। मैं आज भी उस बात के लिए तड़पता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से माफी भी मांगी थी,